पेरिस ओलंपिक वेबसाइट के अकॉर्डिंग 26 जुलाई को पेरिस में शुरू हुए ओलंपिक में भारत ने 16 खेलों में 117 खिलाड़ियों के साथ भाग लिया। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार भारत ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन नतीजे काफी निराशाजनक रहे। भारत केवल 6 मेडल्स ही जीत पाया, जबकि हमारी ही जितनी जनसंख्या वाला एक देश चीन 91 मेडल्स के साथ सेकंड पोजीशन पर रहा। यहाँ तक कि युगांडा और कीनिया जैसे देश जो जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और खेलों के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का मुकाबला तक नहीं कर सकते, उन्होंने भी इस बार भारत को पीछे छोड़ दिया है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो भारत ओलंपिक मेडल की टैली में 71 रैंक पर बना रहा। आज हम बात करने वाले हैं आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से भारत ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा, और क्या सुधार किए जा सकते हैं जिसके वजह से भविष्य में भारत भी ओलंपिक में अमेरिका और चीन जैसे देशों की तरह मेडल जीत सके। Heartbreaking news coming in from Paris. 24 Paris Olympics. India got struggled to win Olympic medals. I've just Dinesh Phogat did not get the joint silver medal. पेरिस ओलंपिक वेबसाइट के अकॉर्डिंग भारत ने पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लिया था साल 1900 में, और ये ओलंपिक का सिर्फ सेकंड एडिशन था। खास बात ये भी है कि उस समय ये ओलंपिक पेरिस में ही हो रहे थे। भारत से सिर्फ एक खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था, नॉर्मन पिछाड़, जिन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीता। इस तरह भारत अपने पहले ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने में कामयाब रहा। इसके बाद 1928 से 1956 तक का दौर इंडियन हॉकी टीम के लिए गोल्डन एरा रहा। इंडियन मेंस हॉकी टीम ने लगातार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते। 1928, 1932, 1936, 1948, 1952 और 1956 में लगातार इंडियन मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड जीतकर पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई। कमाल की बात यह है कि अब तक भारत ने कोई भी सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीता था। ये 1960 का ही साल था जब भारत को अपना पहला सिल्वर मेडल मिला, और 1964 में फिर से गोल्ड मेडल हासिल हुआ। और भारत ने ये सारे मेडल जीते थे सिर्फ एक खेल में, हॉकी। लेकिन इसके बाद से भारत के ओलंपिक प्रदर्शन में गिरावट आती गई, और इतने लंबे समय के बाद भी भारत अपने ओलंपिक के प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं कर पा रहा। वहीं एक और देश है चीन, जिसने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था साल 1924 में, और अपना पहला मेडल जीता था साल 1984 में। ये चाइना का सिर्फ तीसरा ओलंपिक था, और इसमें चाइना ने कुल 32 मेडल जीते, जिसमें 15 गोल्ड मेडल थे। यानी जब चाइना ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता तो वो 1 या 2 गोल्ड मेडल नहीं जीता था, बल्कि कुल 15 गोल्ड मेडल जीते थे। जबकि भारत ने अब तक टोटल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। यहाँ से हम साफ देख सकते हैं कि चाइना ने कितनी तेजी से अपने ओलंपिक प्रदर्शन को सुधारा और दुनिया के टॉप ओलंपिक देशों में शामिल हो गया। भारत का खेलों में खराब प्रदर्शन करने का एक बड़ा कारण सरकार का खेलों में कम निवेश करना है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अंतरिम बजट में खेल मंत्रालय को सिर्फ 3,442 करोड़ यानी $409 मिलियन आवंटित किए हैं। वहीं स्पेन इंस्टीट्यूट के अनुसार चीन इस साल खेलों पर अपना खर्च 1 बिलियन से बढ़ाकर $3.2 बिलियन करने वाला है। चलो, चाइना तो जीडीपी में भारत से कहीं आगे है, पर ऑस्ट्रेलिया जो भारत से जीडीपी में काफी पीछे है और जिसकी आबादी दिल्ली से भी कम है, उसने खेलों पर $450 मिलियन खर्च किए। मतलब जिस देश की आबादी सिर्फ 2 करोड़ है, उस पर $450 मिलियन खर्च हो रहा है। वहीं भारत जिसकी आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, उस पे सिर्फ $409 मिलियन सरकार खर्च कर रही है। अगर भारत को ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करना है तो सबसे पहले सरकार को खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग की जरूरत है, क्योंकि आज की स्थिति में हमारे खिलाड़ियों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करने के लिए चाहिए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खेलों से जोड़ा जाए, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल सेट किया है चाइना ने। स्पेन इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने के कारण वहाँ के लोगों की फिजिकल एक्टिविटी रेट में गिरावट आई और ओबेसिटी रेट बढ़ने लगी। इसे काउंटर करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने लोकल लेवल पर बहुत सारे कम्युनिटी वेन्यूज बनाए। अब इससे होता ये था कि अगर कोई पर्सन जिसके पास कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ना हो तो उसे वो इक्विपमेंट कम्युनिटी वेन्यूज से फ्री ऑफ कॉस्ट या लो कॉस्ट पर मिल जाता है। इससे चाइनीज गवर्नमेंट को 2 बड़े फायदे हुए। पहला, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी, जिससे ओबेसिटी रेट में गिरावट आई। वहीं दूसरा, आसानी से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मिलने के कारण खेलों में चाइनीज बच्चों की भागीदारी बढ़ी।
मेरे हिसाब से अगर भारत सरकार भी लोकल लेवल पर ऐसे ही कम्युनिटी वेन्यूज बनाए तो ना केवल लोगों का खेलों में इंटरेस्ट बढ़ेगा बल्कि लोगों की फिजिकल फिटनेस भी अच्छी होगी। अगर मान लीजिए सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना भी दे तो भी इससे कितना फायदा होगा अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को खेलों में जाने के लिए एनकरेज ही ना करे। दरअसल समस्या की जड़ हमारे समाज में गहराई से बैठी उस मानसिकता से है जो कहती है पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। हर बार जब खेल और पढ़ाई की बात आती है तो यही कहा जाता है कि दोनों को साथ साथ मैनेज करना मुश्किल है। और मान लो अगर बच्चे को खेल में आगे बढ़ाया भी जाए तो सवाल उठता है कि अगर बच्चा खेल में फेल हो गया तो उसके पास कोई प्लान बी नहीं होगा। ये सब सिर्फ बहाने हैं, असल में हम लोग जोखिम उठाना ही नहीं चाहते। अगर हम चीन की ही बात करें तो वहाँ भी बेरोजगारी दर ज्यादा है, इसके बावजूद वहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को खेलों से जोड़ते हैं। वो जानते हैं कि सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में भी एक ब्राइट फ्यूचर पॉसिबल है। भारत में भी हरियाणा एक बेस्ट एग्जाम्पल है। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों से ओलंपिक में लगातार हरियाणा 15% से 22% के कंटेस्टेंट कंट्रीब्यूशन के साथ टॉप पर बना हुआ है। नीरज चोपड़ा, विनेश फोगाट, मनु भाकर, विजेंदर सिंह ये सभी बड़े चेहरे हरियाणा से है। क्या इस राज्य में जॉब इनसिक्योरिटी नहीं है? क्या यहाँ के खिलाड़ियों ने स्ट्रगल नहीं देखा? क्या इनके पेरेंट्स ने रिस्क नहीं लिया? इसका मतलब ये है कि जब एक राज्य के पेरेंट्स और समाज ने खेल को प्रायोरिटी दी तो नतीजे भी सामने आए। और इस मॉडल को अगर भारत के बाकी राज्य भी फॉलो कर पाए तो शायद भारत में भी हर गली मोहल्ले से एक ओलंपिक विजेता निकल सकता है। तो अब हमें अपने मानसिकता को बदलने की जरूरत है। खेल और पढ़ाई को एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि पूरक समझना होगा। प्लान बी की चिंता करने के बजाय हमें अपने बच्चों को उनके पसंद के क्षेत्र में अच्छा बनने का मौका देना चाहिए। यही वो सोच है जो हमारे देश को खेलों में भी महान बना सकती है। मान लीजिए सरकार ने खेलों से जुड़े बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना लिया, पेरेंट्स ने भी बच्चों को खेलों में एनकरेज करना शुरू कर दिया और सरकार ने भी खिलाड़ियों को पूरी तरह से सपोर्ट दिया। इसके बाद भी अगर लोग इन खेलों को देखना ही नहीं चाहेंगे, इनमें रुचि ही नहीं दिखाएंगे तो क्या फायदा। हमारे यहाँ जब ओलंपिक जैसा बड़ा टूर्नामेंट शुरू होता है तब हम अचानक से अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और दिखाते हैं कि हम अपने खिलाड़ियों से कितना प्यार करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे ही ओलंपिक खत्म होता है वो सपोर्ट भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। फिर कितने ही लोग इन खिलाड़ियों के दूसरे टूर्नामेंट्स को फॉलो करते हैं, कितने लोग जानते हैं कि ये खिलाड़ी साल भर किन किन टूर्नामेंट्स में भाग लेते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि कोई खेल या उस खेल से जुड़ा खिलाड़ी तभी आगे बढ़ सकता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग उस खेल को देखें, उसमें रुचि दिखाए। क्योंकि जब दर्शकों की संख्या बढ़ती है तब बड़ी बड़ी कंपनियां उस खेल की तरफ आकर्षित होती है और उसमें अपना निवेश करती है। इससे न केवल उस खेल का स्तर ऊपर ऊंचा उठता है बल्कि खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता भी मिलती है और वो पहचान भी मिलती है जिससे आगे वो और बेहतर कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आईपीएल है। क्रिकेट पहले से ही भारत में पॉपुलर था लेकिन आईपीएल ने इसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि इसमें निवेश आया, बड़े स्पॉन्सर्स जुड़े और सबसे इम्पोर्टेंट इसे देखने वाले लोगों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ। यही वजह है कि आज भारत के हर कोने में क्रिकेट का जुनून है और हमारे क्रिकेटर्स ग्लोबल सुपरस्टार बन चुके हैं। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे खेल भी क्रिकेट की तरह पॉपुलर हो और हमारे खिलाड़ी भी इंटरनेशनल लेवल पर चमके तो हमें ओलंपिक जैसे बड़े टूर्नामेंट के साथ साथ हर छोटे बड़े टूर्नामेंट में भी अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करना होगा। तो ये थे दोस्तों भारत के ओलंपिक में खराब प्रदर्शन करने के कुछ प्रमुख कारण और उनके समाधान। अगर हम इन खामियों को भरने में कामयाब रहे तो इसमें कोई शक नहीं कि आगे चलकर भारत भी ओलंपिक के टॉप देशों की लिस्ट में शामिल हो सकेगा।